हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विलेयता हिंदी में अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। इससे बिफोर हमने सॉल्यूशन चैप्टर में यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। उसके जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड लेवल पे बन सकते हैं वो सब अपन ने देख लिए हैं। फाउंडेशन लेवल जो है आपका नीट और जेईई मेंस का, उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस अपन ने इसमें डिस्कस किए थे। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप पूछिए ग्रुप में। ठीक है, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए पहले वो कंटिन्यू क्लास नहीं कर रहा था, आज से वो सॉल्यूशन चैप्टर में क्लास स्टार्ट करता है तो काफ़ी कुछ उसे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता जो है वो क्या होती है। देखो हम जब जैसे कोई भी सब्सटेंस को किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस है वो उसमें मैक्सिमम कितना डिसॉल्व होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी गैस को पानी में डिसॉल्व किया। ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेते हैं अपन। ऑक्सीजन को हमने किस में डिसॉल्व किया? पानी में। तो ऑक्सीजन गैस जो है पानी में अधिकतम कितनी घुल सकती है? ये उसकी क्या है? विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी को क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट को आप अनफिक्स्ड नहीं ले सकते हैं ना। जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ेगा वैसे वैसे सब्सटेंस जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, यानी उसको घोलने की क्षमता भी तो बढ़ जाएगी। तो पहले अपन चेक करना चाहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या है। तो वाटर का एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया और उसके अंदर हम मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज होने पर सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है कई सारे केसेस में, इसलिए अपन कहेंगे कि टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। दो पैरामीटर फिक्स है। देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विच इज डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं 2 लाइन में डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप फटाक से लिख लीजिए। किसी अवयव की विलेयता, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है, उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। यानी किसी भी अवयव की विलेयता, ठीक है, निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा के जो भी हमारे पास विलायक हैं उसमें घुली उसकी अधिकतम मात्रा होती है। यानी कोई भी पदार्थ X है, वो पदार्थ अधिकतम किसी विलायक में कितना घुल सकता है, ये उसकी क्या हो गई? विलेयता हो गई। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, मान लो आपने किसी भी गैस को डिसॉल्व किया, गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? गैस को पानी में घोल दिया आपने, तो इसे आप कहोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस को जल में घोलना, इसे अपन क्या कहेंगे? गैस का जल में घुलना। इसे अपन क्या कहेंगे? गैसों की या गैस की जल में विलेयता।
या गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, यानी किसकी विलेयता की बात कर रहे हैं अपन, पर्टिकुलरली गैस की विलेयता की बात कर रहे हैं। तो गैस अधिकतम कितनी घुल सकती है द्रव के अंदर, ये वहां पर देखना होगा। ठीक है, दूसरा जैसे एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लीजिए किसी सॉलिड को आपने क्या कहा, डिसॉल्व किया, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसे आप क्या कहोगे बेटा, इसे अपन कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जैसे आपके पास शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब सॉलिड स्टेट में, इसे आप पानी में डिसॉल्व करो, नमक है, तो ये पानी के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है। जैसे शुगर है, शुगर एक गिलास पानी में मैक्सिमम कितनी घुल सकती है। ठीक है, जब तक कि वो वापस बॉटम में आपको अवक्षेपित होकर के यानी प्रेसिपिटेट होकर नहीं मिलने लग जाए, तब तक वो घुलती रहेगी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस जैसे कि हमारा शुगर हुआ, नमक हुआ, ग्लूकोज हुआ, कोई भी सॉलिड पानी में कितना अधिकतम घुल सकता है, वही उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मीनिंग समझ में आया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मीनिंग समझ में आया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का मतलब मैक्सिमम गैस लिक्विड के अंदर कितनी डिसॉल्व है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का मतलब मैक्सिमम सॉलिड कितना डिसॉल्व है। राइट, not solubility is nature of solute and solvent। ठीक है, विलेयता, विलेय तथा विलायक की प्रकृति है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जब किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तो देखो कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में घुलेगा, ये दोनों पर म्यूचुअली डिपेंड करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने ऐसा सॉल्यूट ले लिया जो पानी में घुलता ही नहीं है, तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी आप पता भी कैसे करोगे, बहुत कम होगी। ठीक है, कि या फिर आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जिसके अंदर कोई चीज़ घुलती ही नहीं है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोनों म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि कौन किस में घुल सकता है, कौन किस में नहीं घुल सकता, और जिसमें जो ज़्यादा घुलेगा उसमें उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज अ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस किस पे, सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे। सॉल्यूट का नेचर भी कैसा होना चाहिए कि वो आसानी से डिसॉल्व हो जाए, और सॉल्वेंट का नेचर भी कैसा हो कि वो आसानी से डिसॉल्व कर ले। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। बट उससे पहले अभी आपने 2 एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है ना, तो उसमें से अपन हमारे जो कोर्स में है 12th के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसे अपन हेडिंग की फॉर्म में यहाँ पे अपन लिखेंगे। तो हम एक हेडिंग लगा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। ठीक है, गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, तो यहां पर आपको नाम से पता चल रहा है
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी गैस को किस में डिजोल्व किया जा रहा है, लिक्विड में। तो आप लोग लिखेंगे इन दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, in these types of solutions solute is gas and solvent is liquid। इस प्रकार के विलयनों में विलेय गैस तथा विलायक द्रव होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। इज ऑल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय लिक्विड। इसे द्रव द्वारा गैस का अवशोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन सबको पता होगा, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे अपन कॉटन है, कॉटन को अपन क्या करते हैं, वाटर में डाल दें तो वो पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बिस्किट है, बिस्किट को अपन दूध में चाय में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है यानी कि गैस को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर। बेसिकली जैसे ऑक्सीजन वाटर के अंदर घुली हुई है। अपन जानते हैं कि एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं, जलीय जीव जंतु अपनी श्वसन क्रिया को कहाँ से, जल में घुली हुई ऑक्सीजन से पूरा करते हैं। तो यानी कि वहां पर ऑक्सीजन जो है जल के अंदर घुली हुई है, तो जल ने क्या कर रखा है, जो कि द्रव है उसने ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित कर रखा है, अवशोषण कर रखा है। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो देखो देयर आर फॉलोइंग factors which affects solubility। ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। हिंदी में लिख लीजिएगा, ताप का प्रभाव। दूसरा है नेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसों की प्रकृति। ठीक है भाई, बेसिकली इसे नेचर ऑफ गैसेस, यानी गैसें हमेशा डिसॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि ये गैसों की सॉल्युबिलिटी अपन पढ़ रहे हैं। तो इसे आप यूं भी बोल सकते हो
नेचर ऑफ सॉल्यूट। अभी अपन ने पढ़ा था ना, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों पे, तो सॉल्यूट का नेचर। ठीक है, थर्ड है, देखा है तो देखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ, यहां लिख देता हूं मैं। थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति। और लास्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब का प्रभाव। ठीक बात है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ गैसेस, ठीक है, और तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और चौथा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये 4 फैक्टर है। अब अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट फैक्टर को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिससे सॉल्युबिलिटी में नेगेटिव फर्क पड़ता है। मतलब सॉल्युबिलिटी जो है गैसों की, पर्टिकुलर हर किसी की सॉल्युबिलिटी की बात अपन नहीं कर रहे हैं। गैसों की सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि गैस पानी के अंदर डिजोल्व है, ये किसी भी लिक्विड के अंदर डिजोल्व है। तो क्या है कि जब गैस को गर्म किया जाएगा, जब भी आप टेम्परेचर दोगे गैस गर्म होगी, गैस को गर्म होने पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और जब भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी गैसेस मॉलिक्यूल्स को, तो वो वाटर की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। यानी आप देख रहे हो कि जैसे पानी गर्म हो गया, तो पानी गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस या जो भी अदर गैसेज है वो सारी बाहर निकल गई। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन है हमारे पास? गैस है। जो सब्सटेंस है वो, तो उसका अमाउंट उस सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला अपन बना लेते हैं पहले। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड। ठीक है, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा, हिंदी में इसे लिख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो गैसीय अणु जो होंगे वो एक जगह पे नहीं रुकेंगे, वो बाहर निकलेंगे, इधर उधर काइनेटिक मोशन होगा वहां पर, और वहां पर वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे जब बाहर निकल जाएंगे, यानी कि वहां पर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कम हो गए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम हो गया, सॉल्यूट जैसे कम हुआ हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसी को अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर वाला, इसे अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझ तो सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल रिवाइज करवाऊंगा, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे थोड़ा आपको न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कोई बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल थोड़ा सा अपन रिवाइज करेंगे, तो वो भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद अपन इसी को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ही उससे कोरिलेट करके देखेंगे, और तब भी हमें रिजल्ट ही मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, थैंक यू।